BSM3 प्रकरण चैप्टर 6 मेहमान से भगवान बचाए। यह व्यंग है जिसके लेखक है गोपाल प्रसाद व्यास। यह व्यंग विधा का परिचय जो है इसमें अधिकतर लेखन आधुनिक काल में हुआ है, जिसमें किसी बात पर व्यंग करके उसके द्वारा होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है, जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसके जीवन में उपयोग करना, यह कार्य इस विधा का है जो बखूबी लेखक जो है कर रहे हैं। लेखक का परिचय। लेखक गोपाल प्रसाद व्यास आधुनिक काल के प्रसिद्ध व्यंग लेखक हैं। व्यंग लेख के साथ इन्होंने कहानी, उपन्यास आदि विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। विषय का प्रवेश इसमें अगर लेते, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने आधुनिक जीवन में पुरानी परंपराएं निभाने के साथ किस प्रकार मजबूरीवश व्यक्ति जो है नाकाम होते हुए दिखाई देता है, इसका उदाहरण मेहमान से भगवान बचाए इस व्यंग्यात्मक लेख के द्वारा उजागर करने का प्रयास किया है। इस लेख का सारांश शुरू करते हैं, जिसको हम समझने में आसानी होगी कि पहले के युग में लोग अतिथि को भगवान का रूप देते थे या मानते थे और यह कहते थे कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि की राह देखते रहते थे, उसका स्वागत करते थे। जब तक मेहमान घर में रहते थे तब तक उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसे तकलीफ न हो, इसका गंभीरता से ध्यान देते रहते थे और मेहमान की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लेकिन आधुनिक जीवन में जो है व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ही व्यस्त हो चुका है और ऐसे इसमें लेखक आधुनिक जीवन के बारे में भी बता रहे हैं। कहानी में आधुनिक जीवन को ही लेकर कहानी ने बताया कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में क्या होता है। तो लेखक कहते हैं कि आज के युग में मेहमान का घर आना तो दूर, अगर कहीं किसी की चिट्ठी भी आ जाती है तो हमारा विचार दिल्ली देखने का है तो सच मानिए नाड़ी अपना नियत स्थान छोड़ देती है, यानी बीपी बढ़ जाती है। बात पर विश्वास नहीं होता, मजाक ही लगता है। भगवान को याद करने लगती है कि बाबा मेहमान जो है हमारे घर में ना आए, लेकिन भगवान हमेशा साथ नहीं देता है। इसीलिए भगवान के भरोसे न रहकर मेहमान ने जो पत्र भेजा है आप दिल्ली आने का, तो उसका जो है उसे चिट्ठी लिखने का प्रयास करते हैं। ये मेहमान को दिल्ली आने के लिए न आने के लिए पत्र लिखते हैं, चतुराई भरा पत्र लिखते हैं। भाई, तुम्हारे दिल्ली आने के निर्णय से हमें खुशी हुई, तुम आते तो बड़ी खुशी होती, लेकिन मैं स्वयं तुम्हें न आने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि यह मौसम दिल्ली आने का नहीं है। रेलगाड़ियों की सफ़र का तो आपको पता है कि बहुत परेशानी भरी है और इतने परेशानियों से अगर तुम दिल्ली आते भी हो, पहुंच भी जाओगे, तो दिल्ली का हाल देखकर तुम्हें भारी निराशा होगी। एक तरफ चेचक की बीमारी का माहौल चल रहा है, दूसरी तरफ हैजा फैला हुआ है, न कहीं आने का न कहीं जाने का, और ऐसे में घर में बंद पड़े रहोगे। और कहीं अगर जाते भी हो तो नाटक गृह में, कहीं यार सिनेमा गृह में कोई अच्छी फिल्म भी जो है इस परिस्थिति में आज के इसमें नहीं है। इसलिए इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाचार होकर फिलहाल मैं तुम्हें दिल्ली न आने की सलाह देने के लिए विवश हूँ। तो अक्सर नेक आदमी जो है ऐसी सलाह देकर जो है समझ जाते हैं कि नहीं बाबा, अभी ऐसी परिस्थिति चल रही है तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे भी रहते हैं कि जो इसको जो है नहीं मानते हैं और दुर्भाग्य की तरह जो है मेहमान के रूप में जो है घर में आकर टपक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लेखक कह रहा है कि बिन बताया आने वाले मेहमान के साथ में कैसा बर्ताव जो है किया जाता है, वो भी लेखक ने जो है बताने का प्रयास जो है किया है। अक्सर नेक और सीधा साधा आदमी इस सलाह को मान लेता है, लेकिन सभी समान नहीं रहते हैं और बगैर सूचना दिए चिट्ठी पत्री दिए आ जाते हैं। तो आने के बाद उनकी नमस्ते की आवाज़ से ही हमारे प्राण जो है सूख जाते हैं। इसके बचने के लिए कई उपाय जो है किए जाते हैं। मकानी ऐसी जगह लिया जाता है कि वो हमारे यहाँ पे सहजता से ना आ जाए। अगर कोई पहुँच भी जाते हैं तो इतने पर भी अगर कोई पहुंचता है तो जोर से चिल्लाकर भोंपू के जैसा अगर आवाज़ नहीं देती तब तक जो है हमें सुनाई नहीं देता। ऐसे इसमें जो है हमारा घर रहता है और सुनकर जवाब देना ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है। सुनकर जवाब देना ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन तो क्या होता है फिर ज़रूरी नहीं समझते। पहले लड़के को भेजेंगे कि देखो कौन है, उसके बाद श्रीमती जी देखेंगी कि कौन आया है, कैसा है, ताक झाँक कर देखा करेगी कि कोई सामान वामान तो नहीं है, उसके साथ में कोई बच्चे तो नहीं है। और फिर सब तसल्ली हो जाने के बाद में श्रीमती सिग्नल देंगी कि लाइन क्लियर है, कोई नहीं है, मतलब मेहमान नहीं है। तो उस पर भी
देखेंगे, झाँक कर देखें कि जब तक पूरी हानि नुकसान का प्रश्न नहीं होगा तब तक जो है 99% कहलवा देते हैं कि घर में बाबूजी नहीं है, यानी व्यक्ति घर में नहीं है। इस पर भी मेहमान बाहर सड़क पर यानी खुले में हमला करता है। तो कहने से क्या वापस जाएगा, फिर उसको खुले में सड़क पर हमला करता है। और कभी कभी फिर सीधे जो है दफ्तर पहुंच जाता है। मिलने पर भी टालने के लिए किए जाने वाले वार्तालाप को यहाँ पर लेखक ने बताया कि मेहमान के कुछ कहने के पहले ही हम प्रश्नों की जड़ें लगा देते हैं। कहिए, कहाँ टिके हैं? तत्काल ही दूसरा प्रश्न है, कब जा रहे हैं? बोलिए, नाश्ता वाश्ता तो करा है कि नहीं? ऐसे प्रश्न करते हैं कि वो टिके न पाए, यानी मेहमान को घर में आ जाए ना आए या आने के बाद में भी ना टिके, इसके लिए जो बड़े बड़े शहरों में कैसे किया जाता है वो भी बताया गया। कुछ लोग तुरंत दोस्ती व अन्य रिश्ता बना लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो आते ही जो है हमें अपना बचपन का दोस्त बना लेते हैं, दोस्त मान लेते हैं, जो हमारे रोब नहीं समझते, प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा नहीं मानते, हंसी मजाक कर लेते हैं। आते ही घर में बच्चों के साथ में अपनी रिश्ता बना लेते हैं, बच्चों पर कब्जा कर लेते हैं, भाई भतीजा बना लेंगे। और पहले ही जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं आते ही उनके चरण छू लेंगे। और नौकरों को जो इस प्रकार से अलग देंगे कि जैसे तनख्वाही ही दे रहा है, यानी नौकरों पर भी अपना हुक्म चलाएंगे। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है लेखक के पास में नहीं है, यानी व्यक्ति जो मानी आदमी जो है वह ऐसे लोगों का इलाज नहीं कर सकता। तो फिर लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो बिन बुलाए आते हैं, ज़बरदस्ती से घर में टिक जाते हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज जो है इनके पास में है। किसके पास में? इनके देवी जी के पास में। मेहमान घर के आते ही अब वह ऐसा रूप धारण करती है कि हमको पहचानने में देरी लग जाती है। बीमार हो जाया करती है श्रीमती जी, बच्चों को उस समय ज़्यादा पीटा जाता है, बर्तन अधिक टूटते हैं, दाल शाक में मिर्ची अधिक पड़ती है। महरी यानी काम करने वाली जो बाई रहती है उसको छुट्टी दे दी जाती है। उस वक्त अक्सर पत्नी 3-4 घंटे जो घर के बाहर रहती है, सहेलियों की आ जाती है, मेहमान की आ जाती है, 3-3 4-4 घंटे वापस नहीं आती हैं। और मेहमान जो है नहाने के लिए लोटा मांगते हैं तो उन्हें कटोरी मिलती है, नहाने के लिए साबुन मांगते हैं तो उसमें डंडा, कपड़े धोने का डंडा पहुँचा दिया जाता है, लगाने के बाल को लगाने के लिए तेल मांगा जाता है तो सरसों के तेल की बोतल लगा दी जाती है। तो इस प्रकार जो है घर की महिला जो उसे परेशान करती है। खाना खाते के वक्त जो है दाल की जगह पानी ज़्यादा रहता है, चावल तो छोड़िए कंकड़ रहते हैं। तो कहना ऐसा है कि वो ज़्यादा दिन जो है घर में टिक ना पाएंगे, इसके लिए श्रीमती जो है बहुत तरह तरह के काम करती है। तो उसके बाद जो है तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसको छठी गया दूध याद आ जाए। तो अगर वो इसके बाद मेहमान बनकर आने की हिम्मत ही न कर जाए, या यहाँ तक लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली की तरफ वो पाँव रखकर भी सोने की हिम्मत न करे, ऐसी उसकी हालत जो है उसकी श्रीमती जी जो है कर देती है। मेहमान से ऐसा बर्ताव करने वाले कोई कुछ भी कहे, लेकिन लेखक कहता है कि श्रीमती जी का मेहमान से ऐसा बर्ताव देखकर लोग जो है उन्हें असामाजिक कहेंगे। मेहमान नवाजी के अनेक फायदे हैं। लेखक कहते हैं कि मेहमानों की खातिर करके लोग ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। यह वास्तविकता भी है। साधारण आदमी नेता बन गए हैं, लोगों को चाय पिलाकर वकीलों ने अपनी वकालत जमा ली है, डॉक्टरों ने अपनी आमदनी बढ़ा ली है, लेखकों की रचनाएं संपादक लोगों को पसंद आने लगी है, बेकार आदमी काम वाले हो गए, ठेकेदारों को अनेक ठेके मिलने लगे, चोर बाजारी करने वालों को भी अपनी मिलनसारी और मेहमान नवाजी के कारण जो है वह भी जो है अपने वारे के नारे कर गए। यानी मेहमान नवाजी के कारण बहुत सारे फायदे भी होते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन फायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं, यह लेखक ने बताने का प्रयास किया है। तो ऐसी अनेकों की इच्छा रहती है कि मेहमान नवाजी करके हम फ़ायदा करें, क्योंकि इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है तो हम भी करें। लेकिन लेखक कहते हैं कि उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मेहमान नवाजी कर उसका कुछ फ़ायदा ही ले लें। लेकिन लेखक कुछ अपनी और कुछ उनकी सुनहली यादों से मजबूर है, किसकी? मेहमानों की। और ऐसे नुस्खे की तलाश में अवश्य रहता है कि जिससे बिना दैहिक यानी फिजिकल या आर्थिक कष्ट उठाए मेहमान का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। ऐसे तलाश जुगाड़ में वह है। मेहमान के ये तो नहीं करना चाहते ना, ऐसा कुछ फ़ायदा हो जाए कि बगैर कुछ मेहनत किए भी मेहमान नवाजी का फ़ायदा मिले और उसका फ़ायदा जो है वो उठा ले। तो ऐसे फिराक में लेखक है। तो लेखक कहते हैं कि देखिए भगवान कभी उसकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। और इस व्यंग का उद्देश्य लेखक ने बताया। प्रस्तुत व्यंग का उद्देश्य है
कि पुराने अच्छे रीति रिवाजों को आज उतनी कठोरता से या जैसे के वैसे नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि आधुनिक परिस्थिति में व्यक्ति का जीवन बहुत आपाधापी का हो गया है। घर में दोनों कमाने वाले रहते हैं, घर में जगह नहीं रहती है, दोनों घर में जाने के बाद घर किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे इसमें होता है। तो क्योंकि आज की हमारी जीविकोपार्जन की व्यवस्था जो है, सामाजिक, आर्थिक व अन्य परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही है, इसीलिए हमें मजबूरी में